हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम लोग देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। इसके अंतर्गत काफ़ी सारे प्रॉपर्टी को हम लोग इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। तो इसके लिए जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन आपको आना चाहिए। तो अगर आप पहले से जानते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो अच्छा बात है, और अगर आप नहीं जानते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है उसका हम लिंक दे देते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। उस पर पूरा बढ़िया से देख करके कंप्लीट कर लेना। उसके बाद अगर आप यहाँ आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी पहले से जानते हैं तो फिर कुछ करने का जरूरत आपको नहीं है, डायरेक्ट आपको ये वीडियो समझ में आने वाला है। तो यहाँ पे जो है हमारा हेडिंग होने वाला है प्रॉपर्टीज ऑफ, यहाँ पे जो है यहाँ पे हमारा हेडिंग होने वाला प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसमें जो है सबसे पहला प्रॉपर्टी जो है हम लोग देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। उसके बाद जो है आगे हम लोग देखेंगे कम्यूटेटिव लॉ, फिर हम लोग देखेंगे एसोसिएटिव लॉ, फिर हम लोग देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, फिर हम लोग देखेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, और फिर हम लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो समझ रहे ना कि ये वीडियो थोड़ा लेंदी होगा, लेकिन आपको ध्यान से देखना है ताकि आपको एक एक कंसेप्ट जो है अच्छा से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम हेडिंग करते हैं क्लोजर लॉ, या क्लोजर प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे ऑपरेशन क्या है, तो मल्टीप्लिकेशन है। जो भी काम करेंगे तो मल्टीप्लाई करके ही देखेंगे, और किस नंबर पे देखना है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर पे देखना है। तो जैसे मान लेते हैं कि सेम प्रॉपर्टी अगर हम डाल देते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ही, और हेडिंग ऐसा कर देते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ, मान लेते हैं नेचुरल नंबर्स है, तो उस केस में हमको देखना होगा कि आप कोई भी दो नेचुरल नंबर को उठाइए और दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट मिल रहा है वो भी आपका नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। नेचुरल नंबर आपको पता होगा कि यहाँ पे जो है शुरुआत 1 से होता है, यानी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये सब नेचुरल नंबर ही है। अब आपको बोलते हैं कि इसमें से कोई भी दो नेचुरल नंबर को उठाना है और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट मिलेगा वो भी आपको नेचुरल ही मिलेगा, यानी ये प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे काम करेगा। वैसे ही मान लेते हैं कि अगर हम होल नंबर के लिए देखते हैं, लेकिन ऑपरेशन हमारा मल्टीप्लिकेशन ही है, तो होल नंबर 0 1 2 3 4 5 यही सब ना होल नंबर होता है। तो यहाँ पे भी जो है किसी भी दो होल नंबर को उठाइए, जैसे मान लेते हैं 0 और 1 को लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 0 आ रहा है, ये भी होल नंबर हो रहा। 2 और 4 को लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 8 आ रहा है, ये भी आपका एक होल नंबर है। यानी ये सेम प्रॉपर्टी जो है होल नंबर के ऊपर भी काम करेगा मल्टीप्लिकेशन के लिए। वैसे ही इंटीजर्स में आते हैं, तो किसी भी दो इंटीजर्स का अगर आप प्रोडक्ट करते हैं, रिजल्ट ऑलवेज इंटीजर ही आता है, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए इंटीजर्स पर भी काम करेगा। अगर आप रेशनल नंबर में आते हैं तो दो रेशनल नंबर का प्रोडक्ट ऑलवेज रेशनल नंबर ही होता है, वहां भी काम करेगा। लेकिन इरेशनल नंबर पे आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट कभी रेशनल भी आता है, कभी इरेशनल भी आता है, यानी ये प्रॉपर्टी जो है वहां पे काम करने वाला नहीं है। यानी क्लोजर प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए इरेशनल नंबर के ऊपर जो है काम नहीं करेगा। लेकिन रियल नंबर के बारे में बात करते हैं तो करेगा, क्योंकि कोई भी रियल नंबर लेते हैं तो या तो रेशनल होगा या फिर क्या होगा, इरेशनल होगा। तो दो रियल नंबर का प्रोडक्ट जो है ऑलवेज एक रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। बाकी अभी हम लोग मल्टीप्लिकेशन के लिए देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। तो शुरू में ही बोल रहे हैं कि मल्टीप्लिकेशन आपको आता तो अच्छा बात है, नहीं आता तो आप जान लीजिए, वीडियो में जो है उसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दिए हुए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो आप देखेंगे तो वहां पे हम बताए हुए हैं कि अगर मान लेते हैं Z1 और Z2 आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं और ये दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं, तो इसका प्रोडक्ट भी जो है a प्लस आयोटा b के फॉर्म में आता है। यानी ये भी जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि ऐसा समझिए कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट जो है ऑलवेज एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है। यानी ये प्रॉपर्टी जो है क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर जो है काम करेगा। इसको लिखते हैं, देखिए ध्यान से। यहां मल्टीप्लाई करके अभी हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि उसका लिंक हम दे चुके हैं, तो आप नहीं जानते तो वहां से देख सकते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज ऑलवेज ए
कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, यानी फाइनली जो है अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि Z1 एंड Z2 आर एनी टू complex numbers, देन इस केस में दोनों का प्रोडक्ट यानी कि Z1 इंटू Z2 इज क्या हो जाएगा, तो ऑल्सो ए कम्प्लेक्स नंबर। यानी आपको ध्यान रखना है कि दो कम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट जो है हमेशा एक कम्प्लेक्स नंबर को ही रिप्रेजेंट करता है। यानी नोट के तौर पे यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, नोट के तौर पे यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्लोजर property holds for the multiplication of complex numbers। यानी कम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेशन के ऊपर जो है क्लोजर प्रॉपर्टी काम करता है, यानी कि दो कम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट ऑलवेज एक कम्प्लेक्स नंबर होता है। अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी के तहत। तो सेकेंड प्रॉपर्टी आपका क्या है, तो ये है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ ये क्या बोलता है ये समझिएगा। जैसे मान लेते हैं कि हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं, लिख रहे हैं सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर को Z1 मान लेते हैं एंड एक कॉम्प्लेक्स नंबर को Z2। तो लिखेंगे सपोज Z1 एंड Z2 आर एनी टू complex numbers, देन इस केस में जो है आप लिख सकते हैं Z1 इंटू Z2 को किसके इक्वल, तो Z2 इंटू Z1 के। यानी कहने का मतलब है कि Z1 और Z2 अगर दो कम्प्लेक्स नंबर है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे Z1 का वैल्यू जो है क्या है, तो A1 प्लस आयोटा B1, ये पहला कम्प्लेक्स नंबर है, और Z2 का वैल्यू क्या है, तो A2 प्लस आयोटा B2, ये दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है। अब आप क्या करते हैं कि Z1 और Z2 का प्रोडक्ट निकाल लीजिए और फिर Z2 और Z1 का प्रोडक्ट निकाल लीजिए, ये दोनों रिजल्ट जो है ऑलवेज सेम होता है। तो यही जो है कम्यूटेटिव लॉ कहलाता है, जो कि कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर मल्टीप्लिकेशन के लिए काम करता है। यानी नोट में यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स फॉर द multiplication of complex numbers। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका जो है कम्यूटेटिव लॉ हो गया। अब इसके बाद जो है अगले लॉ में आते हैं जिसका नाम है एसोसिएटिव लॉ। तीसरा नंबर में है आपका एसोसिएटिव लॉ। इसमें जो है तीन कम्प्लेक्स नंबर आपको लेना होगा। तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं कि Z1, Z2 एंड Z3 आर एनी थ्री कम्प्लेक्स नंबर्स, देन इस केस में Z1 इंटू Z2 इंटू Z3। फर्क क्या है, इसमें लास्ट का दोनों एक साथ रखे हुए हैं, और यहाँ लिख रहे हैं Z1 Z2 को एक साथ और फिर Z3 लिख रहे हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे पहले पार्ट को ध्यान से देखिए, तो पहले Z1 है, फिर Z2 है, फिर Z3 है। दूसरे में भी पहले Z1 है, फिर Z2 है, फिर Z3 है। बस डिफरेंस क्या है, तो इसमें लास्ट का दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक साथ है और इसमें शुरू का दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक साथ है। तो बोल रहा है इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, जो इसका वैल्यू आएगा वही ओवरऑल इसका वैल्यू भी आएगा। अगर मान लेते हैं इसको हम लोग प्रूफ करने का कोशिश करते हैं, तो उस केस में यही करना होता कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 मानिए जिसका वैल्यू है A1 प्लस आयोटा B1। दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 लेते हैं, इसका वैल्यू क्या होगा, तो A2 प्लस आयोटा B2। और तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z3 लेते हैं, इसका वैल्यू क्या है, तो A3 प्लस आयोटा B3।
और ये तीनों का जो है हेल्प लेकर के पहले हम लोग LHS का वैल्यू निकालते हैं और फिर RHS का वैल्यू निकालते हैं। उसके बाद देखते हैं कि दोनों पार्ट बराबर आता है, इसका मतलब जो है ये चीज़ जो है फुलफिल करता है, यानी एसोसिएटिव लॉ काम करता है। बाकी प्रूव करने का इसका कोई नीड नहीं है, बस आपको समझना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर जो है कौन सा प्रॉपर्टी काम करता है और कौन सा प्रॉपर्टी काम नहीं करता, ताकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इस बेसिस पे, या फिर कभी कभी Z1 Z2 Z3 लिख करके क्वेश्चन दे भी देता है कि आप इसको प्रूव कीजिए, तो आप वहाँ पे इस काम को कर सके। अब यहाँ पे हम लोग नोट के तौर पे लिख सकते हैं कि एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स, यानी ये काम करता है फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेशन के लिए जो है आपका एसोसिएटिव लॉ काम करता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 प्रॉपर्टी अभी तक हम लोग देख लिए। आते हैं अगले प्रॉपर्टी में, इसका नेम है आपका एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ, ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसको हम समझा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। टॉपिक आपका है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो सबसे पहले समझना है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता क्या है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई नंबर हम ए दे देते हैं और आपसे बोलते हैं कि बताइए इसमें किससे मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़े, यानी रिजल्ट जो है ए ही रहना चाहिए। तो उस केस में आपको भी पता होगा कि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं ऐड करने के लिए बोला जाता तो 0 हम लोग देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में बताया थी ये सब चीज़। अगर आप वो भी नहीं जानते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप देख सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। फिलहाल मल्टीप्लिकेशन में हम लोग हैं, तो जाहिर सी बात है कि 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मान लेते हैं यही सेम प्रॉपर्टी जो है अगर नेचुरल नंबर के ऊपर देखा जाए मल्टीप्लिकेशन के लिए ही, तो 1 भी आपका एक नेचुरल नंबर होता है। मान लेते हैं ए कोई नेचुरल नंबर है तो 1 भी नेचुरल नंबर है, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही आएगा। यानी 1 जो है आपका जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का काम करेगा नेचुरल नंबर के लिए। वही होल नंबर में आते हैं तो 1 होल नंबर भी है, वहाँ भी काम करेगा। इंटीजर्स पे आते हैं तो 1 इंटीजर्स है, वहाँ भी काम करेगा। रेशनल नंबर में भी करेगा, इरेशनल पे नहीं करेगा, चूंकि 1 आपका इरेशनल नंबर नहीं है, लेकिन रियल नंबर पे काम करेगा चूंकि 1 रियल नंबर में आता है। अब यहाँ पे हमको चेक करना है कॉम्प्लेक्स नंबर पे। जैसे मान लेते हैं जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दे या 1 में जेड से मल्टीप्लाई कर दे तो जाहिर सी बात है कि रिजल्ट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जेड ही आएगा। लेकिन 1 भी कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए, तब जो है यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो 1 को हम लिख सकते हैं ना 1 + 0 × आयोटा, यानी ये भी जो है कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रहा है, जिसका रियल पार्ट 1 है और इमेजिनरी पार्ट क्या है 0 है। यानी 1 भी जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है, यानी ये प्रॉपर्टी यहाँ पे भी जो है काम करेगा। अब आइए इसको लिखते हैं, देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सपोज Z is any complex number. Suppose Z is any complex number, then there exists a complex number, then there exists a complex number 1 such that, यानी 1 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर अभी देखे हैं, Z × 1 करे या 1 × Z करे रिजल्ट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, Z ही रहेगा। यानी फाइनली बोला जा सकता है कि 1 जो है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का काम करता है। आप इसको प्रूव भी करना चाहते हैं तो Z = देख लीजिए कैसे होगा, a + आयोटा भी है, 1 भी आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आप Z में 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, देख रहे ना इसमें 1 आएगा, कोई फर्क पड़ने वाला है। आपका a + आयोटा b इंटू क्या हो जाएगा 1, यानी रिजल्ट सेम ही रह जाएगा जो कि Z के इक्वल आ जाएगा। या मान लेते 1 को पहले करके Z बाद में कर देते तो भी रिजल्ट हमारा क्या आएगा, Z ही आएगा। यानी जो है यहाँ पे Z में 1 से मल्टीप्लाई करे या 1 में Z से करे रिजल्ट को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, Z ही आएगा। और 1 भी जो है एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अगर 1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होता तो इसका मतलब है कि ये प्रॉपर्टी यहाँ काम नहीं करता। तो फिलहाल नोट में यहाँ पे हम लिखेंगे कि 1 is the multiplicative identity
1 is the multiplicative identity for any complex number z, यानी किसी भी कम्प्लेक्स नंबर z के लिए जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का काम कौन करता है, तो 1 करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रॉपर्टी में जिसका नाम है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अभी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी था, अब इसके बाद हम लोग आने वाले हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में। ध्यान से देखिएगा, तो टॉपिक यहाँ पे होने वाला हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब सबसे पहले समझने का प्रयास करते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है। जैसे मान लेते हैं, बात करते हैं एडिटिव इनवर्स का, तो इसमें सिर्फ साइन बदलता है। जैसे कोई कम्प्लेक्स नंबर z है तो उसका एडिटिव इनवर्स माइनस z होगा, या पहले से माइनस z है तो उसका एडिटिव इनवर्स प्लस z होगा। वहीं 0 भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, इसका एडिटिव इनवर्स करते हैं तो 0 ही रहता है, इसमें तो कुछ साइन है नहीं, तो इसलिए कोई साइन का टेंशन आएगा नहीं। लेकिन अगर हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, तो ये सीधे रेसिप्रोकल हो जाता है। जैसे मान लेते हैं कि 2/3 हमारा जो है एक नंबर है, अगर इसका हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करें तो ये सीधे 3/2 हो जाएगा। इसमें साइन नहीं बदलता, सीधे जो न्यूमरेटर में रहता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है, और जो डिनोमिनेटर में रहता है ये कहाँ चला जाता है, तो न्यूमरेटर में चला जाता है। मान लेते हैं 7/2 जो है एक हमारा कोई नंबर है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा। अगर ये माइनस में है तो रिजल्ट भी किस में रहेगा, माइनस में ही रहेगा। अगर मान लेते हैं ए हमारे पास कोई नंबर है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सीधे उलट जाएगा, यानी 1/a हो जाएगा। अगर a/b नंबर है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाता है, तो b/a हो जाता है। अब यही प्रॉपर्टी मान लेते हैं कि हमको नेचुरल नंबर पे चेक करना हो, टॉपिक हमारा यही होगा एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर नेचुरल नंबर्स। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि किसी भी नेचुरल नंबर को उठाएंगे, जैसे 1 है और इसका रेसिप्रोकल कर देते तो भी 1 ही रहेगा, ये एक नेचुरल नंबर है। 2 है, इसका रेसिप्रोकल कर देते तो 1/2 आ जाता है, लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है। मान लेते 3 नेचुरल नंबर है, लेकिन इसका इन्वर्स कर देते हैं, यानी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कर देते हैं, तो 1/3 ये नेचुरल नंबर नहीं है। यानी ये प्रॉपर्टी जो है नेचुरल नंबर के ऊपर काम करने वाला नहीं है। होल नंबर के ऊपर भी काम नहीं करेगा, इंटीजर्स पे भी काम नहीं करेगा, रेशनल नंबर पे काम करेगा, लेकिन 0 को छोड़ करके। 0 एक्सेप्शन में आ जाएगा, क्योंकि 0 रेशनल नंबर है। अगर आप इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करते हैं, यानी इसको उलट देते हैं, तो रिजल्ट आपका क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है। समझ रहे ना? तो यहाँ पे जो है ये काम करने वाला नहीं है। इरेशनल नंबर के केस में आते हैं तो करेगा, क्योंकि इरेशनल नंबर में तो 0 आता नहीं है। रियल नंबर में आते हैं काम करेगा, बस 0 को छोड़ करके। फिलहाल कम्प्लेक्स नंबर में देखना है कि अगर हमारे पास z कोई कम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी कि 1/z भी जो है एक कम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये प्रॉपर्टी यहाँ काम करेगा, और ऐसा नहीं है तो ये प्रॉपर्टी यहाँ काम नहीं करेगा। तो फिलहाल आपको हम इसी वीडियो में ये चीज़ हम करके दिखा भी रहे हैं कि अगर z एक कम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/z ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर ही होता है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि z का वैल्यू 0 ना हो। 0 भी एक कम्प्लेक्स नंबर होता है, 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखिएगा तो 0 नीचे चला जाएगा, रिजल्ट आपका नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो उस केस में लिख पाना पॉसिबल नहीं होगा। तो आइए सब कुछ आपको जो है एक्सप्लेन करके आप बताते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे क्या, पहले इस चीज़ को हम एक्सप्लेन कर देते हैं जो प्रॉपर्टी बोल रहा, और उसके बाद आपको जो है हम ये करके भी बताएंगे कि कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे कम्प्लेक्स नंबर होता है, और इसमें एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी मिलेगा जो आपको क्वेश्चन में काम आएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख रहे हैं सपोज जेड बी एनी कम्प्लेक्स नंबर, जेड बी एनी नॉन जीरो लगा देते हैं, क्योंकि 0 छोड़ के, एनी नॉन जीरो complex number, then there exists a complex number 1/z, then there exists a complex number 1/z such that z इंटू 1/z करे या 1/z इंटू z करे, रिजल्ट हमारा 1 आएगा। कोई भी नंबर है अगर उसको अपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ प्रोडक्ट कर देते तो रिजल्ट हमारा क्या आता है, तो 1 आता है। जैसे मान लेते a/b एक नंबर है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, b/a, दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिएगा, रिजल्ट 1 आ जाएगा। तो इसीलिए z एक कम्प्लेक्स नंबर है तो 1/z भी एक कम्प्लेक्स नंबर होगा, हम करके बता भी रहे हैं। या 1/z कम्प्लेक्स नंबर है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स z, ये दोनों का प्रोडक्ट ऑलवेज क्या होगा, तो 1 होगा। अब आइए देखते हैं कैसे।
तो यहाँ पे जो है सबसे पहले इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं एक कम्प्लेक्स नंबर को। यहाँ पे हम सपोज करेंगे कि z इक्वल टू एक कम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b। हमको दिखाना है कि 1/z भी क्या होगा, कम्प्लेक्स नंबर ही होगा। तो नाउ करके हम लिखेंगे, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/z है ना होगा, तो 1/z की जगह कितना आ जाएगा, तो a प्लस आयोटा b आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है कि नीचे जो कम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है ना, इसके कंजुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आए। तो a माइनस आयोटा b ऊपर डालेंगे और फिर a माइनस आयोटा b कहाँ डाल देंगे, तो नीचे डाल देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से हो जाता है 1/z, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो a माइनस आयोटा b, और नीचे आप देख रहे हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मेट है, तो a स्क्वायर माइनस आयोटा b का क्या हो जाएगा, तो होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाता है 1/z का वैल्यू a माइनस आयोटा b बाई ए स्क्वायर माइनस, यहाँ पे स्क्वायर कीजिएगा तो आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर आपको पता होगा -1 होता है, तो मल्टीप्लाई होकर के प्लस आ जाएगा, तो फाइनली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा। अब आप इसको लिखना चाहते हैं तो ऐसा लिख सकते हैं a बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इंटू क्या छुपा हुआ, आयोटा। एलसीएम लीजिएगा, जैसा था वैसा फिर से आ जाएगा। तो यहाँ पे जो a बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है ये आपका रियल पार्ट हो जाएगा, और माइनस बी बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख रहा है ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। और ये अपने आप में जो है एक कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिलोंग्स टू सी, यानी ये कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको शुरू में ही बताया कि जेड अगर एक कम्प्लेक्स नंबर है तो 1/z भी एक कम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए, और ऐसा होता है। इसीलिए जो है ये प्रॉपर्टी यहाँ पे काम करता है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। लेकिन ध्यान आना चाहिए कि कम्प्लेक्स नंबर 0 ना हो, चूंकि 0 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स रिजल्ट क्या हो जाएगा, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब इस बेसिस पे एक फॉर्मूला भी यहाँ पे हम देख लेते हैं। जब इतना देखें तो ध्यान से देखिएगा, 1/z आपको दिखाई दे रहा। आप कॉम्प्लेक्स नंबर में जो है कंजुगेट और मॉडुलस के बारे में पहले से जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो फिर हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे देखिए, फिर आइए समझ में आएगा, और जानते हैं तो अच्छा बात है। तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका a प्लस आयोटा b, तो अगर हम इसके कंजुगेट के बारे में बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो a माइनस आयोटा b हो जाएगा। अगर हम z के मॉडुलस के बारे में बात करते हैं तो ये क्या होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इसमें अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो जाता है मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर, इधर स्क्वायर होगा रूट खत्म, किसके इक्वल, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। यानी ऐसा समझिए कि जब z इक्वल टू a प्लस आयोटा b दिया हुआ, और उस केस में हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह चाहें तो मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, a माइनस आयोटा b की जगह हम कंजुगेट ऑफ z लिख सकते हैं। तो बस वही काम यहाँ पे हमको करना है। ऊपर a माइनस आयोटा b है तो इस जगह कंजुगेट ऑफ z हो जाएगा, और नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से हो जाता है z इंटू कंजुगेट ऑफ z, और इधर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर। तो समझिए कि यहाँ से एक फॉर्मूला आपको मिल गया कि किसी कम्प्लेक्स नंबर z और उसके कंजुगेट को अगर साथ में मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट मॉडुलस ऑफ z के होल स्क्वायर के क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एक प्रॉपर्टी और है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव, इसको भी देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगला प्रॉपर्टी यहाँ पे है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसके लिए आप 3 कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए, लिख रहे हैं यहाँ पे फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर्स, फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर्स z1 z2 एंड z3 वी हैव, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, ये देखिए, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा z1 है इंटू ब्रैकेट में z2 प्लस z3 है, तो यहाँ पे क्या होगा कि z1 का मल्टीप्लीकेशन पहले z2 के साथ, तो z1 z2 हो जाएगा, फिर बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा, z1 किसके साथ, तो z3 के साथ, तो z1 z3 हो जाएगा। अगर मान लेते हैं कि कुछ ऐसा दे दिया जाता है कि पहले कर दिया जाता है z1 प्लस z2 और फिर इंटू में z3 है, तो z1 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो z3 के साथ, तो z1 z3, फिर z2 किसके साथ, तो z3 के साथ, तो z2 z3। समझ रहे ना, यानी जैसे रियल नंबर में मल्टीप्लिकेशन होता है लगभग वैसे ही यहाँ पे भी चल रहा, कोई खास डिफरेंस वगैरह तो है नहीं, बस आप आयोटा वगैरह को थोड़ा ध्यान में लेकर के चलिएगा। समझ रहे ना। तो यहाँ पे जो है z1 इंटू z2 प्लस z3 है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करके 2 पार्ट में हम बांट दिए।
यहाँ पे Z1 प्लस Z2 इंटू Z3, ये दोनों सेम बात नहीं है, अलग अलग बात है। इसको डिस्ट्रीब्यूट करके दो पार्ट में बांट दिए, इसीलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, यानी मल्टीप्लीकेशन और एडिशन दोनों है, या डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ, हम मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे ना। तो फाइनली इस वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और इसमें 6 प्रॉपर्टी को देखे हैं, जिसमें पहला था आपका क्लोजर प्रॉपर्टी, उसके बाद था आपका कम्यूटेटिव लॉ, फिर था आपका एसोसिएटिव लॉ, फिर आपका था एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, फिर था एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और फिर आपका लास्ट में मिला डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उम्मीद करते हैं कि ये सारा आपको समझ में आ गया होगा, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।